साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार, संप्रति में आप सबों का स्वागत है। परीक्षा के बाद विषयों का चयन एवं मानसिक दबाव कैसे कम करें, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं JVM शामली स्कूल के प्राचार्य श्री समरजीत जाना, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल की प्राचार्या श्रीमती समिता सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल जाना, आपसे मैं सबसे पहले बोलूँगा कि बच्चे जो स्ट्रीम का जो चयन करते हैं, विषयों का चयन करते हैं, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखें वो? सबसे पहले जो बच्चे चयन करते हैं कोई भी स्ट्रीम, जैसा मैट्रिक का बाद 10th बोर्ड के बाद बच्चे का सामने 3 से ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाता है, जैसा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब कुछ है। अब इसमें विज्ञान में जाना है, गणित कॉमर्स में जाना है कि ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, इसमें बच्चे अपना होनहार को ख्याल रखे। हम जिसमें सबसे अच्छे हैं उसी विषय को चुनना है। इसमें आज का दुनिया में कोई सब्जेक्ट पढ़ने से बच्चे का बहुत अच्छा कैरियर बन जाएगा, बहुत अच्छा उसको दिशा बनेगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। बच्चे हम जिसमें अच्छे हैं उसमें हमारा जब पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो हम उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और उसमें हर जगह पे हम सक्सेस का दौर हम छू जाएंगे। क्या खूब, मतलब कि आप जिस विषय में सबसे अच्छे हैं आपको स्ट्रीम चुनने समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैडम समिता, अब अगला सवाल आपसे, चूँकि आप अपने राज्य के एक बड़े स्कूल को डील करती हैं और वहाँ बहुत सारे छात्रों को सहयोग प्रदान करती हैं, शिक्षा देती हैं, बच्चे जब एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं मैडम, 11th के लिए या 12th के लिए, तो किन किन बातों का ख्याल रखें, आप अपने उससे बताएं। देखिए, पहले तो मेरे सहपाठी मिस्टर जाना ने कहा कि उनका जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो उधर जाए, एंड ये है कि ही बच्चे को ध्यान में रखना है कि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या क्या एरियाज़ है जहाँ हमें टेस्ट कर देना होगा। और अगर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वो सब्जेक्ट को बढ़िया से दोहराए, अगर वो लॉजिकल रीजनिंग है तो वो उस तरह का क्वेश्चंस करे, अगर वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो वो उस तरह का क्वेश्चन। तो जिस विषयों में उनको टेस्ट आएगा बच्चे को उसके ध्यान रखते हुए दे मस्ट प्रिपेयर कि आगे उतना समय, अगर आपका पेपर 1 घंटा का है तो 1 घंटा में हमको अगर 50 क्वेश्चंस करना है तो हम टाइम बाउंड प्रेपरेशन करें, रिवीजन करें अपना 10th तक का जो सिलेबस है, एंड उसी हिसाब से हम तैयारी करें, जिससे पूरा मेरा तैयारी होना चाहिए कि हाँ, आई हैव गिवन माई बेस्ट, मैं अपना सबसे बेस्ट दिया हूँ, अब हमको वापस देखना नहीं है। ये नहीं कि वापस निकल के आके अच्छा हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए था या प्रेपरेशन मेरा सही नहीं हुआ, इस तरह का वो न सोचे, पूरी तैयारी के साथ वो जाए अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो श्री जाना से अगली बात ये कि क्या आप लोग 10th लेवल का सिलेबस तैयार करती हैं इसके लिए, या इसका कोई सिलेबस ही अलग होता है? नहीं, 10th लेवल तक सिलेबस की हमारा NCERT और CBSE का तरफ से हमारा पास आते हैं। तो CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, अब कई स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड हो, सबका ही सिलेबस तो बना हुआ है, सिलेबस सबके लिए बराबर है। अब उसमें रुचि रखना मेरी बात है। जैसा हम मैथ में गणित में हम थोड़ा सा डरते हैं, तो उसमें हमको सोचना चाहिए जो गणित जिसमें नहीं है, जिसमें हम खुल के अच्छा कर पाए, उसमें हम पढ़े।
जैसे उसमें ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज के साथ भी गणित ले सकते हैं बच्चा। इसमें आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी विषय के साथ और दूसरा विषय ले सकता है। सबसे बड़ी बात दोबारा हम दोहराएंगे, वो है रुचि। हम जिसमें रुचि रखते हैं उसमें हम जरूर अपना ध्यान को केंद्रीभूत करें और हम उसमें अच्छा आगे सोचें। इसमें सिर्फ पेरेंट्स का कहने पे बहुत सारे बच्चे ध्यान देखा जाता है ना, जे मम्मी पापा ऐसा बोले तो हमको इसको पढ़ना है। मतलब अभिभावक भी बच्चों को बोल रहे हैं कि आप साइंस लो, आप साइंस लो, क्योंकि उनको इंजीनियर बनाना है। और 6 महीने के बाद बच्चे का पता चल रहा है कि हम तो इसके लिए तैयार नहीं है, तो उसमें फिर समय बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए माता पिता को भी सोचना चाहिए बच्चे के ऊपर हम लोग विषय का थोप ना दे, हम लोग ना उसको ये करें। जैसा हमको याद आ रहा है वो फिल्म की 3 इडियट्स की, फरहान अख्तर जो फोटोग्राफी करना चाहते थे, तो उनका जन्म हुआ और पापा बोल रहा है कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा। तो इस तरीका से माता पिता का कोई जो नहीं हम कर पाए उसको बच्चे के ऊपर ना हम लोग करें, और बच्चे को सोचने दे जो वो खुद विषय चयन करे। तो देखिए, अभिभावक आप पर बहुत निर्भर करता है, आप अपने बच्चों पर अपनी राय मत थोपें, उनको चयन के लिए आज़ादी, स्वतंत्रता दे, वो अपने हिसाब से विषयों का चयन करें, अपने इंटरेस्ट का विषय चयनित करें। ये तो हुई बात कि बच्चे क्या अपना स्ट्रीम चुन रहे हैं। समिता मैम, आप बताएं, क्या होता है कि आपने तो बहुत बच्चों को देखा है ना, लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं आप जी। ये अपने आप को बच्चा परीक्षा के बाद तनाव मुक्त कैसे रखे, कैसे उसको बहुत टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसको परीक्षा में भी तनाव है, रिजल्ट के बाद भी तनाव है, एडमिशन के लिए तनाव है, वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखे? पहली बात तो तनाव तभी आएगा जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम रुचि, मेरा जो रुचि है, मेरा इंटरेस्ट जो है, अगर हम वो नहीं पढ़े और हम किसी और के दबाव पे, आइदर हमारे फ्रेंड्स है, अभिभावक है, या हमको लगता कि उस विषय पढ़ने से हमें एक बेहतर करियर मिलेगा, बना पाएंगे, तो हम वो पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि उसमें मेरा उतना काबिलियत नहीं है, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, लेकिन हमको पढ़ना है मैथ्स, तो ये वाजिब है कि जब हम मैथ्स का पेपर देखें हम उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है लैंग्वेज, तो क्यों ना हम लैंग्वेज पढ़ें और एक्सप्लोर करें वो लैंग्वेज रिलेटेड मेरा क्या क्या ऑप्शंस है, क्या करियर का विषय है, और उसी में बिना तनाव का अपना आगे बढ़े। सो मेन तनाव तो मेरे हिसाब से है कि जब हम वो कर रहे हैं जो मेरे रुचि के बियॉन्ड है, विपरीत है। और दूसरी बात और एक है कि हम, मेरा गोल टैंजिबल नहीं है, हम एक बहुत बहुत एक एक्सट्रीम गोल लेके चल रहे जो हम, मेरे में उतने काबिलियत नहीं है कि हम उस गोल को पहुँचे। अगर बच्चा 33 ला रहा, वो एक बैग सोचेगा कि हाँ 33 मैथ्स में ला रहा है कि हम इंजीनियरिंग का एंट्रेंस में सक्सेसफुल रहेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे ही आगे बढ़िएगा। तो इस तरह का ये भी एक विषय है तनाव के लिए। तो इन सब चीज़ों में ना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी और के पास जाके खुल के बोलिए अपना कि ये मेरा प्रॉब्लम है, और कैसे दोनों मिलके हम एक हल ढूंढ पाएंगे कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट है, इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, और आगे उसी का पढ़ाई करना चाहिए, जिससे कि आपका तनाव फ्री टू सम एक्सटेंट होगा। देखिए हर चीज में तनाव तो है, और कुछ तनाव अच्छा भी है, वो हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम इससे और बेटर करें और बेटर करें। सो थोड़ा सा तनाव तो रहेगा ही, बट एक्सट्रीम तनाव विच इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ, ये तो आई थिंक इज नॉट राइट, और हम सभी को इसके लिए ध्यान देना चाहिए और उधर नहीं बढ़ना चाहिए आगे। जी, इसमें शिक्षकों की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है कि बच्चे को का मानसिक विकास कैसा हो। तो जाना साहब, आपसे अगला सवाल है मेरा ये कि एक बच्चे, एक छात्र के मानसिक विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है? शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं विद्यालय जो है, विद्यालय एक छात्र की दूसरा घर है, क्योंकि घर से माता पिता उनको प्यार
उनका जीवन में चलना सिखाता है, और जीवन की जैसा कोई भी स्ट्रेस आए, तनाव आए, और कैसे जीवन में सार्थक होना है, उसमें शिक्षक सिखाते हैं। इसमें एक अंग्रेजी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम कभी एक दिन में नहीं बनी। ठीक बात। तो एक बच्चे का कैरियर, इसका एक बच्चे का मानसिकता एक दिन में नहीं बन सकता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की है। उनको कैसे आगे बढ़ना है, शिक्षक की एक भूमिका है, जो बच्चा कौन सा विषय में उसका रुचि रखते हैं, कौन सा विषय उसको आगे बढ़ाना है, उसको शाबाशी देना है, उसको प्रोत्साहित करना है। सो शिक्षक इसको कर सकते हैं। एक बहुत सारे उदाहरण है सबका जीवन में, जो एक शिक्षक के चलते एक बच्चे का जीवन का पूरा परिवर्तन हो गया होता है। तो इस तरीका से सब शिक्षक इसको करते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण हमारा जीवन में, हमारा अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे हैं। तो शिक्षक एक बच्चे का पूरा दिशा, उसका जो सोच, विचार, क्षमता, सबको बदल सकते हैं। जी, मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपने स्कूल में बैक बेंचर था और हमारे प्रिंसिपल साहब हमको बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाए थे इंग्लिश को लेकर के, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या बदलाव आया, मैंने मेहनत करी एंड आई कुड स्पीक इंग्लिश वेल। अभी मेरे को एक बार प्रिंसिपल साहब मिले तो उन्होंने मेरे से बात की, मैं उनसे जान के इंग्लिश में बात किया दिखाने के लिए कि सर आपका छात्र बात कर सकता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उन्होंने मुझे होल्ड किया और ही क्राइड। उन्होंने कहा कि ऐसा लड़का, यही शिक्षक है, हाँ, यही शिक्षक ये होता है। लेकिन इससे ऊपर मैडम, चूंकि आप बच्चों को अपने साथ बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ाती हैं, 10th के बाद उनको विदाई देती हैं, तो एक विद्यालय और एक छात्र, चूँकि कई छात्र ऐसे होते हैं विद्यालय में बहुत पिछड़े हुए रहते हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे इनिशिएट नहीं करते हैं, तो विद्यालय और छात्र का रिश्ता आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? ओह, इट्स वेरी क्लोज, बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप है, क्योंकि आखिर बच्चा स्कूल में आता अपने परिवार को छोड़ के इनटू अ न्यू सराउंडिंग, एक नया माहौल में, और हम टीचर्स को ये देखना है कि वो अपने माता पिता को घर में छोड़ के आए और स्कूल बन जाए उसका सेकंड होम। हम इंग्लिश में बोलते ही हैं अल्मा मैटर, इफ यू ट्रांसलेट वो है नरिशिंग मदर। सो एक टीचर का रोल इज जस्ट लाइक अ मदर, टू सपोर्ट, टू फाइंड आउट कि हर बच्चों में क्या है खूबियत, क्या है उसमें एक हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छाई है, और इस तरह से उसको डिसिप्लिन करना, उसको कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप करना, उसको सोशल स्किल्स डेवलप करना, इमोशनली स्ट्रांग बनाना, ये सब हम टीचर्स का ही काम है। एंड हमेशा उसको साथ रहना, सपोर्ट करना, एट द सेम टाइम आपको सही गलत को बताना, ना कि बोलना कि ये सही है ये गलत है, ये बताते रहना है। और बच्चों में वो एक टाइम आएगा जब वो खुद समझेगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए सही नहीं है, तो वो उसको वो चूज करने वाली ताकत भी हम टीचर्स ही उसको समझा सकते हैं। सही बात है। जाना साहब, अब नई शिक्षा नीति की आपने बात छेड़ी थी, तो एक सवाल उससे भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे। आपके हिसाब से यह नीति छात्रों के लिए कितना फायदेमंद? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 हमको जो दिए हैं वो है जे आप खुल के कोई भी विषय को चुन सकते हैं। उसमें कोई बंदिश नहीं है जे आपको यही पढ़ना है, इसी स्ट्रीम में जाना है। हमको लग रहा है ये नई शिक्षा नीति जब पूरी तरह इसको सकारात्मक हो जाएगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा, तब आपका कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्योंकि एक फिजिक्स का छात्र वो भी हिस्ट्री माने इतिहास को ले सकते हैं। तो इसमें कोई आपका बंदिश नहीं है जो आपको इतना तक ही रखना है। इसमें अपने दिल की चर्चा है। हाँ, जरूर ये चीज हम बताएंगे, हमारा प्राचार्य के लिए, प्राचार्य के लिए, स्कूल का हेड के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा पास उतना फैकल्टी नहीं रहते, हमारा पास उतना विषय शिक्षक नहीं होते हैं जो आर्ट्स का भी और साइंस का भी और कॉमर्स का भी एक साथ पढ़ाए। तो हमको लगता है आने वाला समय में ऐसा समय आएगा
जिसमें शिक्षक एक कक्षा में बैठे रहेंगे और बच्चे उसके पास घूमते रहेंगे, ये इकोनॉमिक्स के टीचर है, ये फिजिक्स के टीचर है, इनके पास जाए और सीखे। मतलब ये परिकल्पना हमको लगता है आने वाला समय में, जैसा ना एजुकेशन एक रिजिड चीज नहीं है, एक फिक्स चीज नहीं है, इसमें बदलाव आती है। यस, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं रहेगा और वो सभी चीज आएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि छात्रों अब तुम टेंशन मत लो, मतलब तनाव नहीं रहे तुम्हारे जीवन में, तुम खूब मन लगा के पढ़ो, अच्छे विषय चुनो, अपने मन के मुताबिक विषय चुनो। आज हमारा विषय भी यही है बात करने का, बड़ी अच्छी बात हो रही है हम लोगों में। मैडम, नई शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट्स के लिए भी कुछ है प्रावधान है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ। ये भी एक नई सोच है कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, बहुत सारे रीजंस, बहुत सा होता है कि आगे उनका पढ़ाई में फाइनेंशियली नहीं है और वो नहीं आगे कर पाते। कभी होता है कि बच्चे लोग का एक सब्जेक्ट विषय बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए और वो आगे नहीं पढ़ पाता है। तो ये NEP बोलता है कि आप कोई भी समय वापस आके उस विषय और उस क्लास में आगे बढ़ सकते हैं, फिर से दोबारा पढ़ के आप आगे जा सकते हैं। तो इसमें है कि ओपन है कि बच्चा सोचिए इस साल वो ड्रॉप आउट कर गया, ये नहीं है कि वो ड्रॉप आउट ही रहेगा, उसको मन किया कि अच्छा एक साल बाद हमको फिर से वापस जाना है और पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो एक वो हो गया। दूसरी है कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स जिसको हम लोग बोलते, उस विषय से हम लोग अगर हट के देखें तो बहुत सारी स्किल एजुकेशंस आए हैं और ये स्किल में बहुत बच्चों को उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे उसका करियर स्किल डेवलपमेंट के तौर पे वो कर सकता है, विच विल ऑल्सो, अगर वो ऐसे परिवार से है जहाँ उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो स्किल उसको इज गोइंग टू मेक हिम अर्न मनी, एट द सेम टाइम वो पढ़ाई भी करेगा। तो वो दोनों मिला के वो जो ड्रॉप आउट करता है क्योंकि उसके पास ये सुविधा नहीं है, वो उसको वापस ही कैन जॉइन बिकॉज वो स्किल सीख सकता है और वो स्किल जाके आगे वो मतलब गुण आप अपने अंदर निखार सकते हैं, आप कई तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। अब ऐसे प्रावधान आ गए हैं। जाना साहब, आपके पास बहुत अभिभावक आते होंगे, मैं एक अभिभावक हूँ, मेरा बच्चा मोबाइल में दिन भर लगा रहता है। आप जानते हैं ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है आज समाज में, क्या समझाते हैं आप छात्रों को या अभिभावकों को? देखिए, आज का जो दिन है इसमें आप बताएंगे जो मोबाइल बच्चों को मत दीजिए और बच्चों से छीन के रखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक जीवन यात्रा की माध्यम बन गया है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हम लोग भी कोई नोटिफिकेशन, कोई काम की नोटिस, सब हम मोबाइल में ही देखते हैं। लैपटॉप में बैठ के, डेस्कटॉप में बैठ के समय नहीं होता है। तो मोबाइल एक आवश्यकीय चीज हो गया और ऐसा सुनने में आ रहा है मोबाइल भी उसका वर्जन चेंज हो जाएगा। उसको ऐसा आएगा ना, अब आने वाला समय में जब मोबाइल भी नहीं रहेगा, सिर्फ AI रह जाएगा और AI के लिए अभी चश्मा आ गया, बहुत सारे चीज, ग्लास आ गया जिसमें सिर्फ AI आ जाएंगे। बात ये रह गया जे कोई चीज को माइनस करके, त्याग करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप उसको साथ में लेना है, पेरेंट्स को मॉनिटर करना है कि कितना टाइम बच्चे स्क्रीन टाइम कर रहा है और उसको हम लोग संकट से, आपदा से उसको संपद बना दे। कैसे? जब बच्चे बहुत अच्छा, कई बच्चे को फोटोग्राफी बहुत अच्छे है, अब कई बच्चे अच्छे फिल्म बना लेते हैं, तो छोटा छोटा मूवी बनाए, मगर मूवी का विषय आपको चुनना है। पेरेंट्स को बोलना है, शिक्षक को बोलना है, मूवी का ऐसा विषय वो चुने जिसका वो छोटा सा बनाए, उसको आप सहयोग दीजिए, यूट्यूब में अपलोड करें, आपका स्कूल का नाम से वो अपलोड हो जाए, बच्चे का नाम से अपलोड हो जाए, पेरेंट्स का नाम से अपलोड हो जाए, तो बच्चे उसमें भी इंटरेस्ट ढूंढते रहेंगे। ऐसा सिर्फ गाना सुनने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, बस सोशल मीडिया देखने के लिए मोबाइल नहीं है। इसका बहुत सारे उपयोग है और उस उपयोग को हम लोग बहुत सोच समझ के करें। सबसे बड़ी बात यह है ना, जे पेरेंट्स के हमारा विनती है, निवेदन है, जे बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दिया, ऐसा नहीं करें।
मोबाइल का जो काम है उसको एक दुश्मन जैसा नहीं देखे, मगर उसको हम लोग सहायक रूप से देखें, तो इसमें कोई मोबाइल हानिकारक नहीं बनेगा। और इसमें पेरेंट्स का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, उसमें नजर रखना, उस पर नज़र रखें, आप देखें कि आपका बच्चा कौन सा कंटेंट देख रहा है, बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपसे मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था, अनुत्तीर्ण हो गया या अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, समाज का नज़रिया, अब मुझे समाज से भी बच्चों को बचाना है, ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने आती होंगी, क्या सजेस्ट करती हैं आप, कैसे मतलब पेरेंट को समझाती है, या कोई अनुत्तीर्ण बच्चे का मानसिक दबाव ना हो उसको, ऐसा बच्चा आप जरूर समझाती होंगी, क्या कैसे काउंसलिंग करती हैं? देखिए, वही है कि कभी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चों का पढ़ाई जो पढ़ रहा है वो उतना समय नहीं दे रहा है जितना उसको देना चाहिए। और हम हमेशा ये कहते हैं कि एज पेरेंट्स हमारा बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चों का शिक्षा में, और हमारा उतना सैक्रिफाइस करना चाहिए कि हम बच्चों के साथ बैठ के उसके साथ जस्ट बैठे और देखे क्या कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, अगर वो देखते हैं कि अच्छा मेरे पेरेंट्स तो टीवी देख रहे हैं और मुझे पढ़ना पड़ रहा, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उसका मन वही, ध्यान वही रहेगा कि अरे मम्मी या पापा तो कुछ और कर रहे हैं। हाँ, डेली वर्क वो कभी नहीं बोलेगा, बट आप अगर चाहिएगा कि आपका बच्चा अकेले अकेले पढ़े तो वो नहीं, आप अगर साथ दे के सपोर्ट करें और धीरे धीरे उसको एवरी डे उसके साथ थोड़ा समय बिता के उसके साथ देखें कि उसका कितना प्रोग्रेस हो रहा, और इस तरह से वो बच्चा भी रीअश्योर्ड होता है कि हाँ मेरा प्रोग्रेस कम है लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम डांट डपट के नहीं, लेकिन हाँ बेटा तुम करोगे, उसको एनकरेज करना होता है। और दूसरी बात, अभी हाल ही का एक हम स्टोरी बताते, एक क्लास 4 के पेरेंट्स आए थे, बच्चा बहुत पुअर रिजल्ट था, तो हमने उनको बुलाया और मम्मी बोली कि मैडम क्या बताए, बच्चा तो ना, जब हम घर जाते हैं और जब वो घर आता हम पूछते बेटा क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो बहुत अच्छी तरह से बताता है, पता नहीं स्कूल में आके नहीं लिखता। तो हम मन ही मन सोचे अगर ये अच्छा बताता तो प्रॉब्लम कहाँ है, ऐसे आप पूछे कि क्या है, क्यों नहीं लिखता, तो बोले नहीं। तो फिर मेरे मन में आया, एंड जस्ट एज अ चांस हमने कहा कि अच्छा आपका बच्चा को जब आप रिवीजन कराते आप ओरल कराते कि रिटन कराते, तो बोली मैम हमेशा ओरल ही कराते, रिटन तो कभी कराया ही नहीं। तो अब देखिए जो बच्चा हमेशा ओरली बोल रहा है वो क्लास में आके 1-1.5 घंटा कहाँ बैठ के लिखेगा, उसकी तो आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं है। सो यू नो इस तरह का बहुत सा छोटा छोटा रीज़न होता है शुरुआत में, जो कि जाके बड़ा क्लासेस में बहुत ज़्यादा हो जाता है और तब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो शुरू से ही अगर पेरेंट्स भी ध्यान दे, बच्चा भी ध्यान दे, टीचर्स हम सब कोशिश करते हैं कि ध्यान देते, एक पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के करियर में, बच्चों के लाइफ में। जब तक वो एक अडल्ट ना बन पाए जाएगा और ना अपना वो सोच आएगा कि हाँ अब हम जान गए कि मेरे को कहाँ जाना, क्या करना, तब तक हम पेरेंट्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, along with teachers also, family, parents and teachers, all of us have. दर्शकों मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल की प्राचार्य श्रीमती समिता सिन्हा और JVM श्यामली स्कूल के प्राचार्य श्री समरजीत जाना से मिल रहे हैं। अब इसी लाइव सेशन में मैं श्री जाना से ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा तनाव में रहता है तो अभिभावकों को कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, तनाव में बच्चा रहता है तभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा उसका ऊपर एक्सपेक्टेशन की, उसका चाहत की बोझ डाल देते हैं, तभी बच्चे तनाव में आते हैं। बच्चे को खेलकूद करना चाहिए। बच्चा ज़्यादातर घर में बैठ बैठ के जंक फूड खा रहा है, खाना ज़्यादा बर्गर खा रहा है, कुछ चिप्स खा रहा है, कोक पी रहा है, इसमें आप समझिए बच्चे तनाव में है।
खान पान से आपको पता चलेगा जब बच्चा तनाव में है। जी, जी। एक दूसरा है बच्चा खेलकूद में नहीं जा रहा है, बच्चे को थोड़ा सा खेलकूद तो हर बार करना चाहिए। तीसरा बात जो है, ये बच्चा देखिए अनुत्तीर्ण कौन नहीं हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया जाए, हिस्ट्री में हम लोग इतिहास में चले जाए, वो भी अनुत्तीर्ण हुआ था, 9th फेल हो गया था। उसके बाद उसका जो सिस्टर है एक नर्स थी, दूसरा जगह में डाले जहां पर अब E=mc² हम लोग सब जानते हैं, जो थ्योरी पूरा विश्व को आलोड़ित कर दिया था, उद्भाषित कर दिया था, वो अलग बात है। तो इसीलिए कोई बच्चा, टॉमस अल्वा एडिसन जो एक ऑटिस्टिक बच्चे थे, जिसको लाइट में हम लोग अभी बैठे हैं रोशनी से, तो ये सब जो चीजें हैं सब इतिहास में हम लोग जाए तो कोई खराब बच्चा नहीं, बच्चे कोई खराब नहीं होते, बच्चे कोई कमजोर नहीं होते हैं। उसका अंदर में जो हुनर है, उसका अंदर में जो गुण है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशंस करें। मेडिटेशंस भी हम लोग बच्चा बैठो आप मेडिटेशंस में चले जाओ, नहीं जाएंगे। उसके साथ माता पिता को भी बैठना है, चलो बेटा हम आज 10 मिनट सुबह, हम भी 5 बजे उठते हैं, आप भी उठो, मुंह हाथ पर धो लीजिए, उसके बाद हम लोग एक साथ योगासन में बैठते हैं। फिर उसको सिखाइए कैसे करना है, कैसे ओमकार नाद लाना है, कैसे ये सब करना। एक पापा करेंगे तो बच्चा पहले दिन नहीं करेंगे, पापा अभी सोने दीजिए ना, अब नींद आ रहा है बोलेंगे, मगर धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। तो अब बच्चे तनाव में आ भी गया, डीप ब्रीदिंग करे। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, चाहे कुछ सीखे ना सीखे। एक अच्छा से श्वास और प्रश्वास ले, उसका अंदर में तनाव बहुत कम हो जाता है। सिर्फ हम ये बताएंगे बच्चों में कम नहीं होता है, माता पिता का अंदर भी बहुत कम हो जाता है। सही बात है, वो आज के दिन में ज्यादा जरूरी है। जरूर। अब समय की कमी है, इसलिए 1 लाइनर आंसर आप लोग दोनों से, अभिभावकों को एक छोटा सा 1 लाइनर संदेश। आप अपने बच्चों पर विश्वास करें, उसके हमेशा उसके साथ रहें, एंड लेट द चाइल्ड डू जो उस पे रुचि है। ये सबसे बड़ी बात है, आई थिंक। उनको जाना साहब, अभिभावक से हमारा एक लाइन की संदेश यही रहेगा, आपका बच्चा सबसे अच्छे है, उसका ऊपर कॉन्फिडेंस बने रखिए और बच्चे का देखिए उसमें किस तरफ उसका मनोबल है, किस तरफ से उसका रुचि है, उसी में जाने दीजिए। जब अच्छे करते हैं बच्चा, पेट थपथपाता हम लोग सब है, मगर जब बच्चा अच्छे नहीं करता है तब आपकी सपोर्ट, तब आपकी प्रोत्साहन उसकी जरूरी है। उसको साथ दीजिए। हर दिन स्कूल के बाद 1-आधा घंटा उसके साथ बैठिए, जितना भी बिजी आप हो क्यों ना हो, फिर एक आधा घंटा बैठिए, सुनिए उसको, हर दिन का दिनचर्या क्या है, वो छोटी छोटी बातें। बच्चे का आपका ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बच्चे का ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात आप दोनों प्राचार्यों ने आज रखी। तो आपका बच्चा सबसे अच्छा है, उसे तनाव मुक्त रखे, विषयों के चयन में उसे सहयोग प्रदान करें। इसी बात के साथ आज हमें लेनी है विदाई। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।